हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो फाइनली हमारा सेकंड शिफ्ट और आ चुका है। कौन सा शिफ्ट करने वाले हम लोग? 27 सितंबर शिफ्ट 2 के जितने भी पीवाईक्यूज अवेलेबल है, मतलब सर फिजिक्स के मतलब 85 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे ना सर। हाँ, तो ये 50 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा, देखूंगा अगर वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ गई तो हम लोग 25 कर लेंगे। क्योंकि इस शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रिंटेड आए हैं वो इनकम्प्लीट है। यस, क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है। अभी वो प्रिंटिंग की वजह से मिस्टेक हुआ है कि क्वेश्चन ही गलत थे, तो वो एक्सप्लेन करते करते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो शायद ये भी आपको 25 एमसीक्यूज मिले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों सर? क्योंकि आपके लिए बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं सर। क्या वन शॉट? यस, पहले तो ऑलरेडी है, वो भी जाके देख सकते हो, लेकिन एक वन शॉट होगा जो एकदम क्रिप्स्ट होगा, एकदम एकदम क्रिप्स्ट। ये क्या होता है सर? एकदम टू द पॉइंट होगा। और आप लोगों को उसमें पूरा पूरा सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सब कुछ चैप्टर वाइज में करवाने वाला हूँ। फिजिक्स के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी। मैं नहीं करवाऊंगा बायोलॉजी के लिए, अंजलि मैम, आपकी प्यारी अंजलि मैम करवाने वाले हैं। प्लस जैसे ही आपका अगस्त चालू होगा फिर होंगे आपके महा रिवीजन। क्या होगा सर? महा 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 रिवीजन, जिसमें हम लोग एक दिन में 4 चैप्टर 5 चैप्टर के रिवीजन करेंगे। फॉर्मूला पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फटाफट 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 4 से 5 चैप्टर्स हम लोग खत्म करेंगे। और उनके उसी बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको मिलने वाले। शिफ्ट वाइज तो मिल ही रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि ये आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। चलो तो फटाफट पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन। क्या है सर? सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। इन सेमीकंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है जब वो रूम टेम्परेचर पे रखा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। अच्छा, ऐसा है क्या कुछ? The valence band is partially empty and conduction band is partially filled. Okay. The valence band is completely filled and the conduction band is partially empty. Okay. The conduction band is completely empty. तो भैया ये कुछ भी नहीं होता है। अपना सेमीकंडक्टर क्या होता है सर? ये हो गया अपना वैलेंस बैंड, ये हो गया अपना कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनके बीच में एक नॉर्मल गैप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं, बहुत सारे टाइप का नाम है इसका। तो ये थोड़ा सा गैप होता है। इसमें कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स इससे उड़ के यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसका मतलब ये पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए इसमें जाते हैं। अगर उनको एक सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, वो एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? वो एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। की सी जल्दी बोलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या बोला गया है सर? इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर डबल। मतलब मान लो पहला इनिशियल मास था m1, फिर जो मासेस है आपके पास वो डबल हो गए, मतलब 2 टाइम्स हो गए। एंड देयर स्पीड्स आर हाफ्ड। पहले स्पीड थी v1, फिर स्पीड क्या हो गई? हाफ हो गई। हाफ मतलब ये हो गई। द रेशियो ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर विल बी। इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर निकालना है। अच्छा, क्या करें सर, कैसे करें सर? तो इसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में आइडियल प्रेशर वाला डेरिवेशन पढ़ा था। उसमें उसके 3-4 टाइप के हम लोग ने फार्मूलाज पढ़े थे, वही फार्मूलाज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके सर, ओके ओके। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा जल्दी बताओ, आंसर क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो डबल हो गया, स्पीड जो है वो कम हो गया, तो आपका रेशियो क्या होगा? तो रेशियो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैसे सर? ये रहा आपका सोल्यूशन। प्रेशर का फार्मूला लगाओगे, प्रेशर का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अपन, मास और स्पीड वाला। आरएमएस स्पीड्स का फार्मूला जो है ना, ये नीचे वाला वॉल्यूम है, ये स्पीड नहीं है। तो हमें रिलेशन क्या दिख रहा है प्रेशर के साथ? कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं प्रेशर का देखूँ तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ रखता हूँ और मुझे पता है m2 m1 उसके बीच में रिलेशन क्या है? ट्वाइस है, ठीक है। उसके बीच में क्या रिलेशन है? कि इट इज़ ट्वाइस। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया था ना कि मान लो m1 इनिशियल था, m2 था, m2 क्या था? वो 2 टाइम्स ऑफ m1 था। और फिर बाद में स्पीड क्या थी? स्पीड क्या थी?
जो फाइनल स्पीड थी वो क्या थी, हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड थी। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो आप लोग m2/m1 का, c1/c2 का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या रखनी है, वैल्यूज रखनी है। m2/m1 का क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, m2/m1, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 आ गया यहाँ पर। c2/c1 निकालो तो इसको यहाँ पर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। तो हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर लोगे तो आपका आंसर क्या बचेगा, 1/2। 1/2 मतलब 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन इज। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसका रेडियस r है, ठीक है, विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड v। आपको क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। कितने का, हाफ रेवोल्यूशन का। हाफ मतलब आधा ही चला है। टोटल सर्कल कितना होता है अपना, टोटल सर्कल होता है सर 2 पाई का। आधा चला मतलब सिर्फ पाई डिस्टेंस चला है। तो एवरेज फार्मूला निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ABCD, क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कैसे सर, यहाँ पर देखो सोल्यूशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, चेंज निकाल रहे हो ना तो माइनस करना पड़ता है, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस किया, टोटल आपको मिल जाएगा ये 2v। उसके बाद में टाइम का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का मतलब स्पीड का फॉर्मूला है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया उसने भैया, टोटल करता तो 2πr, लेकिन आधा किया तो πr। ओके, और स्पीड अपना v दिया है। बस यहाँ से टाइम निकाल लिया, टाइम मिल गया, चेंज इन वेलोसिटी निकाल ली, ये मिल गया, दोनों रख दिया तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया और आंसर हमारे पास मिल गया 2v²/πr। ये आप लोग कहीं पे लिख के रख सकते हो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है सर, 4 plates of equal area are separated by equal distance d and are arranged as shown in the figure A. Their resultant equivalent capacity is C1. सब मिला के मुझे C1 मिल रहा है। Then the same 4 plates are arranged as shown in figure B. Their equivalent capacity is C2. तो आपको C1/C2 बताना है क्या है। ठीक है, मतलब ये 4 प्लेट्स दिए, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, जो कि डिस्टेंस है D D D। ठीक है, तो अभी आपको बताना है 2 प्लेट मिला के आपका क्या बनता है, एक कैपेसिटर बनता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बतानी है। ये एक्स और वाई टर्मिनल लगा है, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश लगा है। ठीक है, मतलब 1 2 मान लो इसको। फिगर 1 को देख के आपको बताना है कि C1 कितना आएगा, फिगर 2 को बताना है कि इसका इक्विवेलेंट। अभी उससे पहले इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि ये सारे सीरीज में है, पैरेलल में है, कौन से कनेक्शन में है। अगर कनेक्शन पता चल गया तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है कि अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं, C1 + C2 + C3 ऐसे ऐड करके खत्म कर देते हैं। और अगर सीरीज में होगा तो क्या करेंगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे सर, ये रहा सोल्यूशन। तो अभी देखो यहाँ पर बोला गया है, फिगर 1 देखो अच्छे से, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2, ये देखो ये और ये एक कैपेसिटर बन रहा है, सच दैट the one plate of C1 and the other plate of C2 are joined together at X। अभी ये C1 का एक प्लेट देखो और C2 का प्लेट देखो, ये किससे कनेक्टेड है, X से कनेक्टेड है। the other plate of C1 and C2 are joined to Y। ओके सर, hence they are in parallel connection। तो यहाँ से आपको देख के मिल गया कि ये और ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग सीधे क्या बोलेंगे कि ये क्या मिल जाएगा अपने को, 2C मिल जाएगा। इसकी वैल्यू C है, इसकी वैल्यू C है, तो टोटल कितना हो गया, 2C हो गया। फिर सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला गया है, तो उसकी एक प्लेट C1 C2 और C3 वो किससे कनेक्टेड है, X1 से कनेक्टेड है। क्या क्या सर, यहाँ पर C1 C2 एंड C3 इज जॉइंड एट X1। ओके, अच्छा बी में C1 C2 C3, X1 में तो मुझे सिर्फ एक दिख रही है। ओके, आगे द अदर प्लेट C1 C2 अच्छा इज जॉइंड टू दी Y, वही हो गया ना। 3 टर्मिनल यहाँ पर दिखाए गए, ये 1 2 3, फिर 1 2 3, ये 3 यहाँ पर है और ये 3 यहाँ पर है, मतलब उसके इसके अंदर है, X1 के पास है और ये Y1 के पास है। तो अगर इसको देखोगे आप तो आपको दिखेंगे कि ये भी क्या है, पैरेलल में है, ये भी क्या है, पैरेलल में, और इसका वैल्यू निकालोगे तो इसमें क्या आ गया, 3 आ गए। अभी सर यहाँ पर ये क्यों नहीं लिया, फिर ये वाला भी तो सेम दिख रहा है सर, नहीं
इसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों कनेक्शन देखो यहाँ पर आके मिल गया है। मतलब यह क्या है? ये शॉर्ट सर्किटेड है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो कैपेसिटर बन रहा है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर अलग अलग बने हुए दिख रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो बना हुआ है और यहाँ पर कितना बना गया है? तीन बना गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे C2 का, 3C मिल जाएगा आपको। कैसे निकाला सर? पैरेलल में ही सबको ऐड करना है इजीली। तो क्या आ गया आंसर? 2/3 आ गया। तो आंसर भी क्या था अपना? 2/3 था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मैंने सोल्यूशन लाया है। क्या इनकम्प्लीट है मैं वो भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से सॉल्व करते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज इनिशियली दिस। तो मुझे क्या बोला गया? मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है मुझे 4 × 10⁻⁴ वेबर। इट पता नहीं क्या है, मान लेते हैं कि इट रिड्यूस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन T सेकेंड्स। कितना रिड्यूस किया? कितना रिड्यूस किया? कुछ आइडिया नहीं है। इफ द EMF इंड्यूस इज दिस मैनी वोल्ट्स, इतना EMF इंड्यूस हुआ मिली वोल्ट, इतना वोल्टेज हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर बताऊं मैं आपको, इट इज रिड्यूस बाय 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कितना कम किया? रिड्यूस किया गया है उसके 10% से। जो भी इसकी वैल्यू थी उससे अपन ने क्या किया? रिड्यूस किया है बाय 10%। तो अगर 10% से रिड्यूस करते हो तो आपको निकालना है यहाँ पर अपना आंसर। क्या निकालना है कि टी टाइम कितना है, टाइम कितना लग रहा है, ये आपको निकालना है। बहुत ईजी है, फॉर्मूला आपको पता है, E = dφ/dt। अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई अपने पास इक्वेशन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? वैल्यू चेंज हो रही है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग +2 - +1 डिवाइडेड बाय टी करेंगे। ये टी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो T = +2 - +1 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू हमारे पास दी है, वो पुट करेंगे हम लोग। φ2 φ1 की वैल्यू निकालेंगे। φ1 की वैल्यू हमें पता है, ये φ1 हो गई। जब रिड्यूस किया है 10% से तो उसका φ2 का वैल्यू क्या बन जाएगा? दोनों को माइनस करना है और आपका काम इजी। चलो सोल्यूशन दिखा देता हूँ मैं। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। कैसे आएगा सर आंसर? तो यहाँ पर देख लो, ये रहा सोल्यूशन। पहले φ1 निकाला, फिर क्या देखा? φ2 इज 10 टाइम्स ऑफ φ1, 10% ऑफ φ1, 10% ऑफ φ1 ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है और इसको क्या करना है? 10% से करना है। जब 10% से कर दो, 10% मतलब क्या? 10 डिवाइडेड बाय 100, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा? 0.1 बोलूंगा, बराबर ना? यही बोलूंगा ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 10⁻⁻1। और इनिशियल वैल्यू तो है ही 4 × 10⁻⁻4। एक तो रॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने बना के बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको +2 मिल जाएगा, +2 मिल गया आपको, +1 मिल गया आपको। अभी क्या करोगे? यही फॉर्मूला है हमारे पास, बस φ2 - φ1 किया, आंसर रखा, इसमें से कॉमन निकाला। देखो ई की वैल्यू हम लोग ने लगा दी है। ठीक है, हम लोग ने देखो क्या किया है यहाँ पर, ये ई की वैल्यू रख दी 0.72 मिली वोल्ट होता है, तो 10⁻⁻3। φ2 का वैल्यू रखा, φ1 का वैल्यू रखा, उसमें से कॉमन निकाल लिया। कॉमन क्या निकालोगे? इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और यहाँ से 10⁻⁻4 निकाल सकते हो, और यहाँ से भी 10⁻⁻4। एक वैल्यू निकल गया तो अंदर क्या बचा? 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचता? 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 की जगह पे मैंने क्या लिखा? 0.1 लिखा है, ताकि ईजी हो जाए। और नीचे टी दिया ही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 1 में से 0.1 गया तो कितना बचा? 0.9 बचा। फिर बस यहाँ पर देखो, ये 10 का टर्म देखो, ये 10 का टर्म देखो, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। इस यहाँ पर क्या बचेगा? -1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। और 1 बचेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.9। अभी डेसिमल वाला सर कैसे करें सॉल्व? कम टाइम है आपके पास, तो ये देखो यहाँ पर 2 डेसिमल के यहाँ पर है, यहाँ पर 1 और 1, तो ये डेसिमल डेसिमल सब कैंसिलेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, आपको 36 मिलेगा। 36/72 1/2, और जिसको आप लोग 0.5 बोलते हो, और यही आपको आंसर दिया गया है 0.5। समझा? पक्का फास्ट तो नहीं है ना? पक्का ना? फास्ट नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि सब लिख के मैंने दे दिया, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। क्या करना है सर? वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है। एक बार प्यार से देख लो, वीडियो को पॉज करो, समझो। +1 +2, इसमें हमारा ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम लोग ने रखा वैल्यूज, कॉमन निकाला, टाइम पीरियड को साइड में किया, ई को साइड में किया, फिर बाद में वैल्यूज पुटअप की, कैलकुलेशन किया, हो गया ईजी। ओके, ये आपको 60 सेकेंड्स में करना है, उससे भी कम, 60 सेकेंड्स और उससे भी कम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन क्या बोला गया है सर? क्वेश्चन में बोला गया है, एयर कॉलम इन एन ओपन पाइप एंड अ क्लोज पाइप आर इन रेजोनेंस विद द ट्विनिंग फोर्क, द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इन फर्स्ट ओवरटोन इज। ठीक है,
अभी ये सिर्फ इसमें वर्ड ही मिसिंग था, बाकी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, एक ओपन पाइप और एक क्लोज पाइप है जो रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में मतलब ओपन पाइप का और क्लोज पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस में मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो हमें उनकी लेंथ बतानी है। कब, फर्स्ट ओवरटोन में। अभी इसी क्वेश्चन को आप लोग को पूछ सकता है, पूरा सब कुछ सेम होगा, खाली यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन की जगह पे थर्ड ओवरटोन हो सकता है, फोर्थ ओवरटोन हो सकता है, ठीक है, सेकंड ओवरटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, तो ये क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी क्या याद रखना है आपको, दो चीजें याद रखनी है। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैसे सर बता देता हूँ मैं। ओपन पाइप वाले का जब आप लोग कहानी पढ़ोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आपको ओपन पाइप का और क्लोज पाइप का दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर रफली करके दिखाया था। यहाँ पर देखो, ये रफली करोगे ओपन पाइप का, जो बच्चे को पता है वो फटाक से देख लेगा। यहाँ पर टू टू आएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर थ्री थ्री वी अपन 4 पाई आएगा, दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से वी वी कैंसिल हो जाएगा, L1/L2 4/3 आएगा और आंसर यहाँ पर आ गया। लेकिन जो जिनको पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए रुको रुको बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, n टाइम्स ऑफ V/2L। क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला क्या है, n टाइम्स ऑफ V/4L बराबर। अभी फर्स्ट ओवरटोन ओपन ट्यूब में, ओपन पाइप वाले सिस्टम में फर्स्ट ओवरटोन कब होता है, फर्स्ट ओवरटोन होता है सेकंड हार्मोनिक में। पिछले लेक्चर में, ठीक है, जो अभी अपने रिसेंटली 25 क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा तीनों ग्राफ बना के दिया था। स्ट्रिंग, ओपन, क्लोज, सबके लिए मैं बताया था कि क्लोज में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होती है, क्लोज में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होती है। ऑड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक होगी, थर्ड होगी, फिफ्थ होगी, सेवेंथ होगी। तो इसका ओवरटोन यहाँ पर होगा, इसका ओवरटोन फर्स्ट यहाँ पर होगा, तो यही आपको यहाँ पर बताना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हम लोग ने रखा, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन बनेगा और थर्ड हार्मोनिक क्लोज वाले में फर्स्ट ओवरटोन बनेगा। तो यहाँ पर रखो 2, यहाँ पर रखो 3, दोनों को इक्वेट कर दो, वी से वी कैंसिल। वी क्या है सर, स्पीड है साउंड का, वी से वी कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L1/L2 आ गया। अभी क्लियर हो गया एकदम। अभी भी इतना सा डाउट बचा है क्या, नहीं बचना चाहिए, लाफा खाओगे। चलो इजी क्वेश्चन है, अभी इतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलो इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। क्या बोला गया है सर, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, अच्छा फोर्स कांस्टेंट दिया है 400 न्यूटन पर मीटर, इज लोडेड विथ मास 0.25 kg, the amplitude of oscillation is 4 centimeter, when the mass come to equilibrium position its velocity is। क्या करना पड़ेगा, ये आपका ऑसिलेशन चैप्टर का प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी से, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, जल्दी कमेंट करो, जल्दी सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो। तुम लोग क्या करते हो, मुझे पता है ना तुम क्या कर रहे हो। देखो कोई कोई ऐसा लेट के देख रहा है वीडियो, मुझे पता है। कोई आराम से चाय पीते पीते देख रहा है, कोई पानी पीते पीते देख रहा है, कोई खाते देख रहा है, आराम से मूवी चल रही है, सर मैं देखता हूँ आराम से। ऐसे में कुछ फायदा होगा क्या, एक तो टाइम भी चला जाएगा और ऊपर से कुछ बोलते हैं ना, कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कैसे पढ़ना है आपको, देखो वीडियो, बुक रखो, पेन रखो, पेंसिल रखो हाथ में, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पॉज करो, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले पॉज करो, आंसर से पहले ट्राई टू फाइंड आउट, अपना खुद का मेथड लगाओ, खुद का लॉजिक लगाओ, कुछ तो आंसर निकलेगा। कुछ आंसर नहीं निकल रहा है, कुछ आंसर निकल रहा है, अगर वो आंसर गलत है तो आपने क्या गलत की थी, फिर मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाता हूँ आंसर क्या है। अगर आंसर मैच हो गया फिर सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन सर का सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन, इसमें से कौन सा सोल्यूशन है जिससे टाइम बच रहा है। अगर आपके सोल्यूशन से टाइम बच रहा है तो गो फॉर इट, ठीक है। सर के सोल्यूशन से टाइम बच रहा है तो कैसा है, अगर सर का मेथड कॉम्प्लेक्स है तो सर का मेथड छोड़ दो, जो तुम्हें आता है वो वाला करो, ठीक है। आपको टाइम सेव करना है। MST CET इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल चेक की जाती है, आपकी नॉलेज तो चेक करने ही करने हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत चेक की जाती है। आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता होगा कि टाइम कम पड़ जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। दिया है, नहीं दिया, ए भगवान क्या कर रहे हो, मॉक टेस्ट देना चालू करो, एक हफ्ते में एक दो, अभी के लिए एक एक हफ्ते में एक एक दो, इसके बाद में जैसे जैसे नज़दीक आएगा, जुलाई मिड आएगा, फिर बाद में एक हफ्ते में 2 टेस्ट दो, आराम आराम से उस टेस्ट को एनालाइज करो, क्या गलती की, कौन से टॉपिक में तुम लोग ने रॉन्ग किया है, वो टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, सब कुछ बताना पड़ता है। हे भगवान, चलो सॉल्व करते हैं, इतना बोलने के बाद भी आगे चलते। तो आंसर आपका सी आएगा। कैसे सर, ये रहा सोल्यूशन। आपको के का वैल्यू दे दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बोल दिया गया है, आपको मास भी दे दिया गया है, आपको एम्पलीट्यूड भी बताया कि 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड हो रहा है, जिसको मीटर में कर लिया तो ये आ गया। यहाँ से आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा।
सबसे पहले आप लोगों ने निकाला ओमेगा, क्या निकाला ओमेगा, के भी दिया है, एम भी दिया है, सब कुछ रखा, ओमेगा निकल गया। अभी आपके पास, आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का फार्मूला, सॉरी, तो वेलोसिटी का फार्मूला रखा, एम्पलीट्यूड रखा, ओमेगा रखा और आपका आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दो फार्मूला लगाया आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, साउंड का, क्लास 11 साउंड का चैप्टर है ये। क्या बोला गया, अ सोर्स ऑफ साउंड emitting a note of frequency n is approaching a stationary listener. If the frequency of the note heard by the listener is 2n, the velocity of the sound vs is equal to, हमें बताना है कि साउंड कितना होगा। पहले कोई साउंड आ रहा था, ठीक है, अप्रोचिंग टू अ स्टेशनरी लिसनर, मतलब मैं रुका हुआ हूँ और कोई साउंड आ रहा है नजदीक, विद एन फ्रीक्वेंसी। और फिर बाद में क्या बोला गया है, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट हर्ड बाय द लिसनर इज 2n, और जो जिसने जो बैठा था, मान लो मैं बैठा था, तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दी, 2n सुनाई दी, तो उस टाइम पे उस सोर्स की वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, वो आपको निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने साउंड वाला चैप्टर नहीं किया तो साउंड वाला चैप्टर कर लो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोल्यूशन रहा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रहा आपके पास सोल्यूशन, ये इक्वेशन बन गया है अपने पास, स्टेशनरी सोर्स अप्रोचिंग वो वाला आपको यहाँ पर कहानी लगाना है। तो इसके बाद में बस इक्वेशन दे दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से एन मार दिया, सब कुछ मार दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी का वैल्यू निकालो, वी एस का वैल्यू निकालो, तम इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा ग्रेविटेशन, फिर 11वीं का क्वेश्चन। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू इट्स सरफेस। इफ rho is the mean density and r is the radius of the planet, then the period of satellite is g is universal constant of gravitation। क्या आएगा ये क्वेश्चन, देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है 11वीं में कभी ना कभी ये किया है। एक सैटेलाइट है जो एक प्लेनेट के अराउंड घूम रही है, ठीक है, क्लोज टू इज सरफेस, मतलब सरफेस से बहुत नजदीक है। रो क्या है, मीन डेंसिटी है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। आपको बताना है कि सैटेलाइट का पीरियड क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा, बताओ। चलो बताओ जल्दी। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कैसे सर, ये रहा सोल्यूशन। डेंसिटी आर दे दिया है, यहाँ पर हम लोग ने लगाया टाइम पीरियड का बेसिक फार्मूला। क्या लगाया सर, टाइम पीरियड का बेसिक फार्मूला लगाया। उस फार्मूला के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग सब कर लिया, ठीक है। बेसिक फार्मूला लगाया, इसमें से ये मास डेंसिटी, इसका रिलेशन निकाला हम लोग ने, प्लैनेट का मास और उसके डेंसिटी के टर्म्स में। यहाँ से हमें मास मिल गया, इसमें पुट किया। ये क्लास 11th के ना ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी है आपके एक्सरसाइज में या फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स में है, जाके एक बार जरूर देखना। ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना के दिया है कि कोई प्लैनेट होगा जिसका डेंसिटी है, आर की वैल्यू है, तो आपको सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है, पीरियड निकालना है, तो आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हो। यस, तो ये आपका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जाके ज़रूर चेक करना। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ऑनलाइन वाली टेक्स्ट बुक होगी ना, वो खोल के देखो, ठीक है, आंसर आपका ये आएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं अपने। अ पार्टिकल इज इन SHM, ओके, of zero epochs and period is t, velocity of the particle will be half of its initial value, maximum value velocity sorry, after time। आपको बताना टाइम। एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, तो टाइम कितना होगा ये बताना है। चलो इजी क्वेश्चन है ये भी, इजी, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन देख लेते हैं। आंसर है डी। कैसा है सर डी, ये रहा सोल्यूशन। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाता है, दोनों इक्वेशन आपको याद ही होंगे। अगर नहीं पता वेलोसिटी का कैसे आया तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देना, डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देना, वेलोसिटी वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। वेलोसिटी वाले इक्वेशन में आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको यहाँ पर निकालना है, और क्या बोला गया कि वो हाफ है, वो क्या है, हाफ है। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या, कॉस ओमेगा टी बराबर हाफ। अभी कौन से एंगल पे आपको हाफ वैल्यू मिलता है, तो यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा, वो एंगल लिखो, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/3। तो ये π/3 पे क्या हो जाएगा, ये हाफ वैल्यू अपने को मिलता है। पाई अगर नहीं पता पाई कितना होता है, तो पाई की वैल्यू रखो 180 से 180 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है।
आगे चलते हैं। ये सारी कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आपको पता है ओमेगा मिल गया। अब ये इक्वेट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास ओमेगा। ये इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। ओमेगा क्या होता है सर, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी इज इक्वल्स टू पाई/3। तो पाई से पाई मर गया, यहाँ पर 2 6 हो जाएगा। टी इज इक्वल्स टू ऊपर टी गया, नीचे 6 गया। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने अगर सॉल्व किए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पक्का 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 सॉल्व किए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ u meter per second stops within a distance of s when the brakes are applied. If the car is traveling at 2u meter per second then the stopping distance is। stopping distance पूछा गया है यहाँ पर कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि एक गाड़ी चल रही है u स्पीड से, उसको स्टॉप होने के लिए कितना डिस्टेंस लगा, s डिस्टेंस लगा जब ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद। फिर वही गाड़ी ट्रेवल कर रही है लेकिन उसकी स्पीड क्या है अभी 2u है, स्पीड बढ़ गई है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, बराबर होगा कि जीरो होगा। जीरो तो होगा नहीं सर, तो जीरो तो ऑप्शन से निकाल ही दो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बचा 3। अब इस 3 में से बताओ क्या हो सकता है जल्दी। तो अगर आप लोग लॉजिकली समझे कि यू स्पीड थी, डिस्टेंस लगा एस रुकने में, ठीक है, स्टॉप होने में, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो फिर बाद में अगर स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ गई है और फिर ब्रेक लगा रहे हो तो डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा ना रुकने के लिए, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है। तो अगर थ्योरेटिकली भी देखे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए आ सकता है कि जो जब 2u से चल रही थी तो उसमें उसको रुकने के लिए ज़्यादा ये चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो आप लोग, मैं होता तो ए टिक करता, बाकी बी भी लग रहा है लेकिन बी चांसेस कम है, इक्वल तो नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड अलग अलग है, तो रुकने के लिए डिस्टेंस भी अलग अलग रखेगा। तो चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो गया, सोल्यूशन आपके सामने ये रहा। देखो ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया सर, आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी आपको इनिशियल कुछ दिया नहीं तो इनिशियल को 0 मान लो, फिर बाद में s को साइड में कर लो और बाकी सब इक्वेशन को साइड में कर लो। तो यहाँ से आप लोग वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना सकते हो। ये पहली कंडीशन के लिए, ये दूसरी कंडीशन के लिए आपको इसकी स्पीड दी है। बस देखो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। ये क्या हो गया, इनिशियल है ना, तो एस डैश इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो कितना डिस्टेंस लगेगा, 4 टाइम ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा, तो मोर देन एस। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2 रेजिस्टेंस 30 एंड 40 आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट गैप। फटाक से राइट गैप और लेफ्ट गैप दिखा मुझे, मतलब मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज का मैं रफ डायग्राम बना लूंगा। ये मीटर ब्रिज का रफ डायग्राम है। लेफ्ट गैप और राइट गैप में कितना कितना लगा है, 30 और 40। लेफ्ट गैप 30 40। द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर इज 7 ohms, ये हो गया 7 ohms। द बैटरी इज ऑफ 7 वोल्ट, कितने वोल्ट का लगा है, 7 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द 2 वायर। देन द करंट थ्रू द सेल विल बी। इसमें से कितना निकला है सेल करंट, हमें ये बताना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर मीटर ब्रिज का नहीं आता है कॉन्सेप्ट तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको पता है कि ये पूरा वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 7 है। यहाँ पर ये टोटल अपने को करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 70 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा, बराबर है। तो 2 रेजिस्टेंस अपने को मिल गए हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसा है 70 का और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 7 का है। तो दोनों कैसे पैरेलल में है, पैरेलल रेजिस्टेंस सॉल्व करो तो आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा और यहाँ पर बैटरी लगी है। बस ओम्स लॉ लगाओ, v इज इक्वल्स टू आई आर, तो i इज इक्वल्स टू v बाई आर। हो गया आपका कहानी, ठीक है। कैसे किया सर, सर कैसे किया अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो लेफ्ट गैप राइट गैप 30 है 40 है और वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 7 है। बैटरी लगाया है 7 वोल्ट का, कितना लगाया सर, बैटरी लगाया 7 वोल्ट का बैटरी लगाया, ठीक है। करंट कितना निकल रहा है वो हमें मेजर करना है। अभी आपको पता है कि यहाँ से गैलोनोमीटर लगा होता है, कुछ डिस्टेंस पे हमें गैप्स में ये मिलते हैं, तो हमें पता है कि नल कंडीशन होती है। नल कंडीशन मतलब गैलोनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को सीरीज बोल दिया तो ये हो गया 70 ohms बराबर 2 रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 ohm। और ये दोनों कैसे है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में पहले इक्विवेलेंट सॉल्व कर लो, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये वाला फॉर्मूला यूज करो या फिर स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आर पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे एडिशन हो रहा है, वो वाला यूज कर लो फटाक से, ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में टेंशन ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई रिजल्टेंट, या फिर आप लोग बोलते हो ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद में
वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस है, करंट निकाल सकते हो इजी। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे आएगा सर? ये रहा आपके पास सोल्यूशन। रिजल्टेंट निकाल लिया। जैसे रिजल्टेंट निकाला, क्या मिला रिजल्टेंट? वो हम लोग ने यहाँ पर पुटअप किया। वी की वैल्यू हमारे पास दे दी है, रिजल्टेंट हम लोग ने पुट किया, कहानी हो गई सॉल्व, इजी। यस। अब ये देखो, ये रिजल्टेंट है। अब ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर लिखा होगा 70। देखो ऊपर वोल्टेज 7, नीचे होगा 70 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7। 77 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, अभी कैंसिलेशन करो, 1 जा 11 जा, ऐसे कर करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 1 जा, ये 10 जा, तो ये 11/10, 11/10 मतलब 1.1। ईजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या बोला गया है? टू सर्कुलर कॉइल A and B are made from the same wire, but the radius of coil A is twice that of B. अच्छा सर, ये अपने को एक कहानी दे दी है। एक सर्कुलर कॉइल था A नाम का, एक सर्कुलर कॉइल था B नाम का। ठीक है, अभी सेम वायर से बना गया है, बट दोनों का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कॉइल A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, इज ट्वाइस दैट ऑफ B। मतलब अगर इसका रेडियस R है तो A का रेडियस क्या होगा? 2R होगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर आर द सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए टू दैट ऑफ बी विल बी। तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उनका रेशियो निकालना है, मतलब ए का रेशियो डिवाइडेड बाय बी का रेशियो। ओ माय गॉड, एक हमें बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ए का और मैग्नेटिक फील्ड बी सेंटर में क्या होगा? इक्वल होगा। तो बस सर्कुलर कॉइल है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है, उसका थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है, रेडियस दे दिया है, बस फिर डिवाइड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बताओ? अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरा। चलो सर, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सोल्यूशन क्या आएगा? ये है। पहले वाले का ए कंडीशन के लिए 2R है, तो यहाँ से अगर हम लोग ने देखा आई की जगह पे क्या लिख दिया? V/R। आई इज इक्वल्स टू V/R, क्योंकि हमें पोटेंशियल का ये चाहिए ना, ये चाहिए, रेशियो चाहिए। फिर B2 ले लिया, B2 का भी हम लोग ने फॉर्मूला बना लिया, B1 ले लिया, B2 ले लिया, दोनों का फॉर्मूला बना लिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली रखेंगे R1 R2 आर रिस्पेक्टिव रजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के प्रोपोर्शनल है। ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में बोली गई है। ये कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में बताई गई है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। दोनों को इक्वेट कर दो, रखो, सॉल्व करो, खत्म। रखो, सॉल्व करो, खत्म। रेडियस वाला कहानी कब आपको यूज करना है? यहाँ पर आके। ओके, पक्का? देखो लिख के दिया है कि जो दोनों रेजिस्टेंस है दो कॉइल के, वो प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ ऑफ द वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई। तो रेजिस्टेंस और रेडियाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे किया पता सर? तो यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन जाके देख लो, B इज इक्वल्स टू μ/2R1। ठीक है, R1 मतलब रेजिस्टेंस वाला, फिर I की जगह पे अपन ने ओम्स लॉ लगाया तो हो गया। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अ रजिस्टर R, इंडक्टर L, कैपेसिटर C आर कनेक्टेड इन सीरीज, R L C to an EMF of frequency n. If the resonant frequency is NR, resonant frequency is NR, then the current lags the EMF when resonant frequency NR बोला गया है, और कंडीशन क्या बोली गई है कि करंट लैग्स EMF, करंट लैग्स EMF। तो क्या होगा? इक्वल होगा, जीरो होगा, लेस देन होगा, मोर देन होगा, ये बताना है। इजी है ये भी क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूँ आंसर फटाक से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कैसे सर? ये रहा। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उस टाइम पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है? XL बराबर XC, यही होती है। एंड दिस सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव इन केस ऑफ करंट एंड EMF आर इन फेज। इन दैट केस जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमें पता है Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन रेजोनेंट कंडीशन में ये क्या हो जाता है? ये होता है गायब, जीरो हो जाता है, क्योंकि XL बराबर XC होता है, तो Z बराबर R हो जाता है। R मतलब कि वो क्या होता है? प्योर रिएक्टिव सर्किट, रिएक्टिव क्या बोल रहा हूँ मैं, प्योर रजिस्टिव सर्किट बन जाता है। और रजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं? इन फेज होते हैं। सेकेंड चीज,
inductive reactance XL is equals to omega L. Hence if the frequency increases XL will become greater. अभी आपको पता है XL is equals to ओमेगा L होता है, ओमेगा मतलब 2 पाई n होता है. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XL भी क्या होगा, बढ़ेगा. एंड द सर्किट विल बिकम इंडक्टिव. इन द इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द EMF. इसलिए क्या बोला गया है कि कंडीशन बताई गई है ना कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और उस टाइम पे करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है तो आपका वो सर्किट इंडक्टिव बन जाएगा. इसीलिए एन क्या होगा, वो बड़ा होगा एनआर से. एन क्या होगा, वो बड़ा होगा. ठीक है, जो भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो क्या होगी, बड़ी होगी कंपेयर टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तभी आप लोग बोल सकते हो कि करंट लैग्स द EMF, करंट लैग्स द EMF. ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक ये सजेशन दूंगा. सर क्या सजेशन दे रहे हो, एक बार जाके प्योर इंडक्टिव, प्योर, मेरे राइटिंग को क्या हो गया, प्योर इंडक्टिव, प्योर रजिस्टिव एंड प्योर कैपेसिटर वाला कहानी जाके पढ़ लेना. तो उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि ये इन फेज होता है, ये कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, ये कौन लीड करता है, कौन लैग करता है. इसका मैंने फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म भी बताया था. EIL इसके लिए बताया था, इसके लिए ICE बताया था. ठीक है, इल बताया था ना, ऐसे कुछ बताया था मैंने. ये इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स EMF, EMF लीड्स करंट. ठीक है, तो ऐसे आप लोग जाके कर सकते हो, देख सकते हो, तो उससे आप लोग को ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा. वन शॉट वाला जाके लेक्चर देखो, उसमें मैंने ये ट्रिक बताई है, तो उससे आप लोग फटाक से इसको सॉल्व कर लोगे. नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है. एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये हमें वोल्टेज इक्वेशन दे दिया है, इज कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, और ये अपने पास सोर्स दे दिया है जिसकी वैल्यू क्या है, 200√2 sin 100t थ्रू एन एमीटर, AC एमीटर. इसके बीच में क्या रखा है, AC एमीटर लगा है. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर. तो हमें बताना है करंट कितना निकलेगा, जितना करंट निकलेगा उतना ही एमीटर अपना क्या करेगा, रीड करेगा. कहानी बेसिक है, तो इसका आप लोग फटाक से आंसर निकाल सकते हो. तो यहाँ पर देखो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी. कैसे आया सर ऑप्शन नंबर डी, ये रहा सोल्यूशन. इस इक्वेशन से सबसे पहले ओमेगा निकाल लिया, फिर बाद में कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाला. मतलब अगर आपके पास कैपेसिटर है तो उसमें कुछ रेजिस्टिव करने वाली ये होगी ना, कैपेसिटी होगी. जैसे रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या करता है, वो करंट को अपोज करता है. वैसे कैपेसिटर में एक फैक्टर होता है रिएक्टेंस, जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. वो क्या होता है, XC/1/ωc. तो अगर मुझे यहाँ से XC मिल गया तो XC यहाँ पर आप लोग ने कैलकुलेट कर लिया. अभी यहाँ पर ERM निकाल लिया, ERMS, और यहाँ पर से IRMS निकाल लिया, तो आपको पता चल जाएगा. अभी यहाँ पर मीटर, याद रखना कभी भी AC एमीटर हो, AC वोल्ट मीटर हो, कोई भी मीटर हो, वो हमेशा RMS वैल्यू ही आपको बताता है. दिमाग में कहीं पे फिक्स कर लो कि अगर आपके पास कोई मीटर है तो वो आपको पीक वैल्यू नहीं बताता है, वो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही रीड करके देता है. तो अगर कभी भी आपको पूछा जाए कि एम मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करो, वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करो, इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली पता होना चाहिए कि आपको RMS वैल्यू ही फाइंड आउट करने बोलते हैं. पिक्चर क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड बाय अ सिंगल स्लिट आर ऑफ. तो डिफ्रैक्शन फ्रिंज बनती है, वो कैसे बनती है, ऐसे बनती है, इक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी. अच्छा, डिफ्रैक्शन वाला कैसे बनता है, बीच में एकदम डार्क होता है ना, ऐसा होता है ना. इसका अगर मैं वेव फॉर्म बना के दिखाऊं, इंटेंसिटी वाला वेव फॉर्म बना के दिखाऊं, तो सेंटर पे बहुत डार्क होता है, फिर उसके बाद में लो होते 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 खत्म हो जाता है, और ये भी लो होते 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 खत्म हो जाता है. ये अपना ग्राफ है इंटेंसिटी वाला. अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊँ तो यहाँ पर बीच में एकदम डार्क होता है, फिर उससे थोड़ा सा फिर एक लाइन बनती है, फिर उससे और फेंट एक लाइन बनती है. ठीक है, अभी एकदम ज़्यादा फेंट बन नहीं रही है, फिर और फेंट फेंट होते 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 कम इंटेंसिटी होते 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 तक एक बार में वो ज़्यादा गायब हो जाती है. इसको हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं. अनइक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी. इक्वल विड्थ तो हो नहीं सकता है, इक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी ये भी नहीं हो सकता. इक्वल कुछ भी नहीं है इसमें. अनइक्वल विड्थ बट इक्वल इंटेंसिटी नहीं. तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन बी है करेक्ट. क्या है देखते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट. बराबर, अनइक्वल विड्थ होता है, अनइक्वल इंटेंसिटी होती है. ठीक है, कंटिन्यूसली इंटेंसिटी कम होते 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 जाती है, कहीं पे भी इंटेंसिटी इक्वल नहीं है. ये वाला और ये वाला इंटेंसिटी कभी इक्वल नहीं होता, कम होते जाता है ओवर द टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. ओके, अ सोलेनॉइड हैविंग 500 टन्स पर मीटर हैज द कोर ऑफ द मटेरियल डैश. अभी यहाँ पर भी शायद से ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. परमिएबिलिटी 500,
द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर मटेरियल इफ द करंट, अभी देखो ये इनकम्प्लीट है कि नहीं है अभी पता चल जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अभी इसमें आपको बहुत ध्यान से स्टार्टिंग की वैल्यू आपको सॉल्व नहीं करनी है, आपको 10 की पावर सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग की वैल्यू के पीछे मत पड़ना, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर रहे हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस 10 की पावर को देना कि 10 की पावर में आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे आएगा सर? यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है कि जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना पास हो रहा है, 1 एम्पियर का पास हो रहा है। ये यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी। आपको सिर्फ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर शायद से रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है। ये क्या दिया है आपको? रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है। तो इसको लिख लो, ये क्या है आपका? रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है 500, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन दिया है, तो यहाँ पर देखो लिख के दे दिया है मैंने। हमारे पास सोलेनोइड है जिसका मैंने टर्न्स दे दिया, टर्न्स पर मीटर। रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दिया है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन देखो, ये अपने पास फॉर्मूला है मैग्नेटाइजेशन का, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है n टाइम्स ऑफ करंट। तो वहाँ से हम लोग ने h निकाल लिया, इंटेंसिटी निकाल लिया। अभी मुझे ससेप्टिबिलिटी, ये x ससेप्टिबिलिटी, x बोलो काय बोलो जो भी आप लोग बोलते हो, और ये म्यू आर के बीच में रिलेशन बताना चाहिए। तो यहाँ से मैं ससेप्टिबिलिटी निकाल लूँगा। तो ये 500 दिया है, -1 करूँगा तो 499 मिलेगा। अभी मैं क्या करूँगा? मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? h टाइम्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, x टाइम्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। तो हमारे पास h भी है, हमारे पास ससेप्टिबिलिटी भी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 2, 4, 5 ऐसा कुछ 249 समथिंग समथिंग कुछ मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 के टर्म्स में अगर देखोगे तो आपको ये आंसर आप टिक करके आगे चल सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो और 0 0 0 शिफ्ट कर लेना, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो एकदम रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 सर्कुलर लूप ए बी आर मेड अप ऑफ सेम वायर एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 1:n। हमें सर्कुलर लूप दिया है ए और बी, सेम वायर से बना है, लेकिन उसका रेशियो कैसा है रेडियस का? 1:n है। देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आर इन द रेशियो ऑफ 1:m। ये रेडियाई दिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। द रिलेशनशिप बिटवीन m एंड n इज, ये है, ये है, ये है, ये है, क्या है? बोलो क्या है? 2 सर्कुलर लूप है आपके पास। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है। ये आपका लूप है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया है? सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये निकालना है। तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पर, देखो ऑप्शन नंबर डी आएगा। कैसे आएगा सर? ये है आपके पास सोल्यूशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, m×r², ठीक है। तो इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m और r के बीच में हमें रिलेशन पता चल जाएगा। और हमें पता है कि दोनों का रेशियो दिया है हमें, क्या बोला गया? वो 1:n है। वो क्या है? 1:n है। वैसे हमें मासेस का भी दे दिया है, वो क्या है? 1:n। क्या है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें यहाँ से मिल गया, ये तो हमें यहाँ से मिल गया। तो क्या बोला गया है? ये यहाँ से हमें ये गिवन डेटा, ये क्या है? ये गिवन डेटा, ओके सर। तो इसकी जगह पे हम लोग 1/n रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग 1/n रख सकते हैं। और 1/n तो हमें पता है मासेस विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। जो मासेस है वो मासेस और रेडिएशन का क्या, रेडिएशन बोल रहा हूँ मैं, रेडियस का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो मैं m1 r1 m2 r2 ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब मैं जो r1 और r2 दिया है उसकी जगह पे m1 और m2 ले सकता हूँ। मतलब मुझे इसका रेशियो भी पता चल गया, इसका रेशियो भी पता चल गया। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में रखा है, फॉर्मूला में रखने के बाद मुझे क्या मिल गया? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया दोनों का। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, तो मुझे पता है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 1/m होता है। और इसका मुझे कितना मिल गया? 1/n³ मिल गया। तो मुझे पता चल गया कि m क्या है, विच इज़ इक्वल टू, ईजी है क्वेश्चन, ईजी है, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा एकदम ध्यान से। क्लियर? 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, थोड़ा पीछे जाओ, फिर से सुनो, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ ये तो सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। वही 500 टन पर मीटर दिया है, कोर मटेरियल है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इफ द
1 एम्पियर करंट थ्रू इट इज नियरली। ठीक है, तो 1 एम्पियर अगर पास हो रहा है तो बताना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी शायद से सही आएगा ना, सी आया था ना, हाँ सी आया था, 10 की पावर 5 आया था। ठीक है, तो यही है आपका सोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन किया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 particles each having charge q are placed at the corner of right angle triangle, sorry right angle पढ़ रहा हूँ, triangle of side x। तो बस ट्रायंगल है, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, x x x। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। अभी 1 2 लिखा है तो डिस्टेंस होगा 1 और 2 के बीच में। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से बताया है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बढ़िया से बताया। यहाँ पर हमें यूज़ करना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है। क्या करना है सर? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है। उसका मतलब क्या है, एक की वजह से दूसरे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, दूसरे की वजह से पहले के ऊपर, तीसरे की वजह से पहले के ऊपर, तीसरे की वजह से दूसरे के ऊपर। तो ऐसे आपको रेशियो निकालना है और वो सब क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, वो सब क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसका मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के देता हूँ। सबमेशन ऑफ ऑल दी i/1 रेज टू n क्या था, क्यू आई, ठीक है, जे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा r i j। ठीक है, और यहाँ पर भी j की वैल्यू 1 से चालू होगी और 2 से चालू होगी, 1 2 जो भी है आप लोग देख लेना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा कुछ था। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 1 2 1 2 1 3 2 1 1 3 ऐसे रखो, आपको सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें से आप लोग देख सकते हो क्या होगा। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन को देख के और यहाँ से कोई मैच हो रहा है क्या, देख लो, देख लो मैच हो रहा है क्या। ये डिस्टेंस, ये r क्या होगा, हमेशा x हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमें r के टर्म्स में नहीं x के टर्म में दिया है। 4πε0r ऐसा कोई है क्या, यहाँ पर है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये। अभी इन तीनों में से कोई तो है, बताओ क्या आएगा। 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करवा दिया, 2 ऑप्शन बचा है, बताओ क्या आएगा जल्दी, एकदम ईजी है जल्दी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, क्योंकि 2 चार्जेस है, दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, खत्म। ये देखो, ये चार्जेस उसका रेडियस, ये चार्जेस उसका डिस्टेंस, ये चार्जेस उसका डिस्टेंस। ये अलग किया है कि नहीं किया, 3 पॉइंट चार्जेस सिस्टम वाला। ठीक है, ऐसे हम लोग ने n नंबर वाला किया था, तो यहाँ पर ये आपका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 21 क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो शायद से बहुत लंबी बन गई। दी वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज दिस। वर्क फंक्शन हमें दे दिया है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दिस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हमें दे दिया है। इफ द वर्क फंक्शन फॉर द अनदर मेटल इज दिस, फर्स्ट मेटल के लिए, सेकेंड मेटल के लिए, देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज। इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे सर, कैसे आप बोल देते हो, लेकिन कैसे करने का तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या था। अगर फॉर्मूला याद होगा तो बस उसका रिलेशन लिखो, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ही तो याद नहीं आता सर, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, करना है, करना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये रहा आपके पास फॉर्मूला, h टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। ये क्या है, न्यू नॉट, न्यू मतलब क्या सर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं स्पीड और वेवलेंथ की जगह पे लिख रहा हूँ। तो ये मुझे ये फॉर्मूला मिल गया। वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू, आपकी बुक में 5 बोला है, यहाँ पर w बोला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है एक का, दूसरे का एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू नहीं दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये रिलेशन हमें मिल गया। तो क्या क्या दिया है हमारे पास, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल रेडियाई कंबाइंस टू फॉर्म बिग ड्रॉप। अच्छा, 1000 छोटे 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 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है। चैप्टर नंबर 2, द रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टू द इनिशियल सरफेस एनर्जी। हमें सरफेस एनर्जी का निकालना है, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो इसमें सबसे पहले सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। आपने सरफेस टेंशन पढ़ा था, T इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, सरफेस एनर्जी पढ़ी थी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है T इंटू डी ए। क्या होता है सर, T इंटू डी ए, ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है।
तो आपको फाइनल सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एनर्जी, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसमें से टेंशन तो खत्म हो जाएगा क्योंकि सेम ड्रॉप है, बस इसमें कुछ वॉल्यूम का रिलेशन लगा लो और आपका कहानी हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे सर? ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। देख लो, वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा तो मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया था, आर क्यूब इजिकल्स टू एन टाइम्स ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ पर फैक्टर क्या है? 1000 का फैक्टर है तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, आर इजिकल्स टू 10 टाइम्स ऑफ एन। इनिशियल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूँ, इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, टी इंटू डी ए, एरिया निकालना है। यस, तो इसके बाद में फाइनल बता दिया, इनिशियल सरफेस एनर्जी कितने का था? 1000 स्मॉल स्पेयर का, फिर बढ़ेगा सिर्फ एक आएगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया है, दोनों को डिवाइड करना है और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को सोल्यूशन भी कभी कभी हार्ड लगता है, सोल्यूशन को तोड़ तोड़ के देखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूसेस बाय अ थिन प्रिज्म इन एयर इज दिस, del 1. What will be the minimum deviation del 2 if prism is immersed in water? बोलो क्या चाहिए भैया? तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया है दोनों का, एयर ग्लास का और एयर वाटर का, क्योंकि प्रिज्म ग्लास से बना होगा। ठीक है, तो हमें रिलेशन बताना है डेविएशन का, मिनिमम डेविएशन का रिलेशन बताना है। चलो, तो ये आप लोग बोल सकते हो फॉर्मूला बेस्ड है, तो यहाँ पर देखो आंसर आएगा ए। कैसे आएगा? ये आएगा, तो ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है सर, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। तो del 1 del 2 दोनों के लिए लिख रहे हो, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया है, फिर वाटर में डालने के बाद इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है, तो आप लोग यहाँ से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, बस वैल्यू पुटअप करो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर आंसर निकाल लोगे। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, मुझे एक बार चेक करके बताना यही है ना फॉर्मूला, ये ना मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, क्या बोला गया है? लास्ट क्वेश्चन इसके बाद होगा अपना। एन आइडियल गैस हैविंग प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T undergoes thermodynamic process in which dW is 0, dQ is less than 0, then for the gas V will increase, T will increase, P will may increase, decrease, T will decrease। क्या होगा? तो आपको यहाँ पर फर्स्ट लॉ लगाना है। फर्स्ट लॉ क्या था सर? आंसर क्या है बताओ जल्दी जल्दी, आंसर बोलो रे बाबा बोला। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हमें बोला गया है कि वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। वर्क डन जीरो है मतलब ये दोनों बराबर है। अभी इसमें भी क्या बोला कि जो डी क्यू होता है वो लेस देन है जीरो, अगर ये लेस देन जीरो होगा तो ये भी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या? डेल यू का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वो क्या है? लेस देन जीरो है। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम ही होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा, इसलिए टी विल डिक्रीज। इजी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करो। इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। रुक जा, सॉल्व करके जाता हूँ मैं, टेंशन मत लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सर्किट इज दिस। एम दे दिया है 0.5 हेनरी। रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स आर दिस एंड दिस। ओके, टू जनरेट द करंट ऑफ दिस, ओके 0.4 एम्पियर in the secondary, current in the primary must be changed at the rate of, oh my god, ये तो इजी क्वेश्चन है भैया, इजी क्वेश्चन है, सच्ची में इजी है। बताता हूँ कैसे। इसका आंसर देखो, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे सर? ये ठीक है। अभी इसमें क्या बोला गया है, आपको बताना है कि सेकेंड प्राइमरी में कितना करंट चेंज होना चाहिए, कितने रेट से चेंज होना चाहिए ताकि आपको सेकेंडरी में 0.4 एम्पियर मिल सके। ठीक है, तो ये अपना रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी, आपको डी आई बाई डी टी फाइंड आउट करने बोला है ना। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है? डी आई बाई डी टी है ना, एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ये आप लोग का फॉर्मूला है। सेकेंडरी का वोल्टेज बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी का करंट डिवाइडेड बाई डी टी। तो सेकेंडरी का EMF कैसे कैलकुलेट करते हो? सेकेंडरी का करंट, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, एम डी आई बाई डी टी। तो हमें प्राइमरी का करंट फाइंड आउट करना है ना, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें दे दिया है कितना है? 0.4। RS हमें दे दिया है सेकेंडरी का 5, और क्या दिया है हमें? और M का वैल्यू दिया है 0.5। इसमें 20 का हमें कुछ नहीं करना है,
बस इसको नीचे कर दो, ISRS डिवाइडेड बाय M। बस IS की वैल्यू डालो, कितना है भैया वो 0.4, RS का डालो 5, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है 0.5 दिया है। बस सॉल्व करो, आंसर हो गया। बताओ क्या आएगा, 4 आएगा। ये देखो ना, ये कट, ये कट, 54 खत्म, इजी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे 25 MCQs खत्म होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQs थे, थोड़े से इनकम्प्लीट क्वेश्चंस थे, लेकिन हो गया। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने 25 MCQs अच्छे से सॉल्व किए हैं। अगर अच्छे से सॉल्व किए हैं तो स्कोर बताना कि कितना आया है, और कुछ सजेशन हो तो वो भी बता देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। निकलते हैं हम, उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन क्या है, अगर आप लोग अभी तक ज्ञान लैब NCERT चैनल को नहीं जाके सब्सक्राइब किया है तो जाके सब्सक्राइब करो। ये वीडियो मिलने से पहले आपको MCQs की वीडियोस मिल जाएगी, नीट की MCQs की वीडियो, ठीक है, जिसको हम लोग PYQs वीडियो बोलते हैं। प्रीवियस 34-35 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नीट के। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहां पर आपको टाइम टेबल मिलने वाला है 1 शॉट लेक्चर्स का, आपको महा रिविजन का आपको ये मिलने वाला है, टाइम टेबल मिलने वाला है। जो भी नोट्स हम लोग देने वाले हैं वो टेलीग्राम पे देंगे सबसे पहले। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री 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 है भैया, कुछ पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, सब फ्री में दे रहे हैं। नोट्स फ्री में दे रहे हैं, वीडियो फ्री में दे रहे हैं, MCQs PYQs फ्री में दे रहे हैं। और क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, क्या रोक रहा है आपको पढ़ाई करने से, क्या रोक रहा है आप ये बता दो। और कुछ क्या चाहिए और लाइफ में बोलो, हम देने के लिए रेडी है। ठीक है, बस इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। बाय बाय, और अपने मार्क्स कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो बाय बाय।